चलिए आज का चैप्टर जो हमारी जो चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कुछ चीजों को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की बात करेंगे। तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो आप देखोगे भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने रखा था। ठीक है, और एम एन रॉय का इनका पूरा नाम था मानेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ध्यान में रखने। और इनके द्वारा जो संविधान सभा की जो मांग जो रखी गई थी 1934 में, कब रखी गई थी? तो 1934 में आप देखोगे तो एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग सबसे पहले रखी गई। लेकिन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत के संविधान का निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की बात करेंगे तो कांग्रेस ने कब की? तो 1935 में की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ठीक 3 साल के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1934 की बात करेंगे, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1935 काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस की तरफ से मांग रखी जाती है या फिर घोषणा की जाती है। और घोषणा करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने घोषणा किया तो जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान जो बनेगा ना या फिर निर्माण होगा वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो संविधान जो बना वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बना है। ठीक है, मतलब उसके जो सदस्य जो चुने गए, संविधान सभा के जो सदस्य जो चुने गए वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को, ठीक है, अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। मतलब नेहरू का जो मांग जो था उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। और इसी मांग को, ठीक है, 1940 के अगस्त जाना जाता है। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ध्यान में रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर कहते हैं इसको। तो 1940 में, कब आएगा? 1940 में। ठीक है, और उसके बाद ठीक 2 साल के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है। ठीक है, हाँ, तो 40 में आपका अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। अब 42 की बात करेंगे तो 42 में क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश भारत के एक स्वरूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। मतलब क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव कह लीजिए फिर क्रिप्स मिशन कह लीजिए, इसमें स्वतंत्र भारत के लिए, ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का प्रारूप तो था इसमें। ठीक है, और स्कीम का स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, ध्यान में रखना। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। मतलब ये संविधान जो बनता उस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया जाना था। ठीक है, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। हालांकि कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्यों था अस्वीकार करने का? रीजन क्या था? भारत की स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की मांग थी तो भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। ठीक है, इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। ठीक है, तो 1940 वाला के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन और उसके बाद 1946 में, ठीक है, 46 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। और लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। ठीक है, तो यही मतलब ये कैबिनेट मिशन जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया दोनों पार्टी के पास में रखेगा, मतलब मुस्लिमों का नेतृत्व कर रही मुस्लिम लीग और एक तरह से भारत का नेतृत्व कर रहा था, मतलब इंटायर इंडिया का नेतृत्व जो कर रहा था कांग्रेस थी। कि कांग्रेस कोई जातिवादी सांप्रदायिक पार्टी तो थी नहीं जो किसी एक धर्म के थी, तो कांग्रेस तो पूरा देश का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन जिन्ना का कहना था या फिर मुस्लिम लीग के कहना था सो मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, तो इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी भी इसमें भी देश विभाजन की बात नहीं थी। कैबिनेट मिशन ने भी, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाने की बात को मंजूरी थी। ये तो आगे चल के आपको किस में आएगा? तो माउंट बेटन प्लान या फिर मतलब
क्या बोलते हैं उसको, माउंटबेटन प्लान कह लीजिए, उसमें ये सारी चीजें रखी जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ क्या संविधान सभा का गठन भी किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन की बात करेंगे तो 1946 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ। योजनाओं की विशेषता की बात करेंगे क्या थी, तो संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या की बात करेंगे 389 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, तो 389 की बात करेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए थी कितनी, 389, ठीक है। इनमें से 296 की बात करेंगे तो इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। ठीक है, कितनी सीटें, तो 296 सीटें की बात करेंगे ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। टोटल सीटें कितनी थी, जब संविधान सभा सबसे पहले पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुई, तो आप लोग क्या बताओगे, कैबिनेट मिशन योजना की तहत हुई। कौन सा योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है, तो संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कितने सीटें शुरू में निर्धारित की गई थी, तो 389, ठीक है, उसमें ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी, और 296, और देसी रियासत से कितनी सीटें थी, तो ध्यान रखना 93 सीटें। हालांकि देसी रियासत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना, 389, 296 और 93। ठीक है, ये आवंटित की जा रही थी, ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई, मतलब ब्रिटिश भारत को जो सीटें जो दिया गया था, तो 296 सीटें जो दी गई थी उनमें से 294 सीटों का, सॉरी 292 सीटों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होता था। अब बोलोगे सर गवर्नर प्रांत और मुख्य आयुक्त क्या, तो अभी आप देखते हैं कि स्टेट होता है, एक जो होता है आपका केंद्र शासित राज्य होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो ये जो 11 गवर्नर प्रांत जो थे उस समय के मुख्य धारा के राज्य थे। ठीक है, जहां पे प्रशासन कौन चलाता था, यहाँ पे प्रशासन गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था। बहुत सारे मामलों में आप देखोगे तो इनके पास कानून वगैरह बनाने की अपनी शक्ति थी, जैसे कि अभी वर्तमान में केंद्र के अलावा राज्यों के पास होता था, उसी तरह का था। 4 जो थे ना उस समय, 4 जो थे तो वह कमिश्नरी थे या फिर कह लीजिए आयुक्तों के प्रांत थे। यहाँ पे जो प्रशासन जो होता था ना, तो डायरेक्ट मतलब वायसराय के अधीन आता था, मतलब सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। तो ये 4 सीटें थी, ये 4 सीटें के नाम मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना है। एक बलूचिस्तान हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, बलूच लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक हो जाएगा कुर्ग हो जाएगा, और एक हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। ये कितने थे, ये 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, तो टोटल 296 सीट रखी गई थी। ठीक है, 296 सीटों में से 292 सदस्यों का जो चुनाव जो हुआ था, ये प्रांतों से हुआ था, जहां पे प्रशासन किसके अधीन था, तो गवर्नर के अधीन था। 4 की बात करेंगे, 4 का चुनाव किस प्रकार से हुआ था, तो 4 को जो था कमिश्नरी से आए थे, जिसमें अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था, ठीक है, ध्यान में रखना दिल्ली था। ठीक है, तो इसको आप एबीसीडी के तौर पे भी आप चाहो तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये चार जो आयुक्तों के प्रांत जो थे वहां से एक एक सदस्य जो थे चुने जाने थे। हर प्रांत में देसी रियासत अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मतलब यहाँ पे क्या था, तो जो जनसंख्या जो था उसी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों की जनसंख्या पे एक सीटें जो थी यहाँ पे आवंटित की गई थी। तो ये भी आप चाहोगे तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब 3 समुदाय कौन थे, ठीक है, तो 3 समुदाय की बात करेंगे तो 3 समुदाय में मुस्लिम आते थे, दूसरा मुस्लिम सिख, ध्यान में रखेंगे, और तीसरा समुदाय को अन्य में रखा गया था। ठीक है, जिसको सामान्य बोलते थे। अब बोलोगे सर सामान्य समुदाय कौन होगा, तो सामान्य वो सारे समुदाय जिसमें मुस्लिम और सिख नहीं है। मतलब हिंदू की बात करेंगे, जैन की बात करेंगे, बौद्ध की बात करेंगे, यहूदी की बात करेंगे, सबके सब किस में आएंगे, सामान्य में आएंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बनाया गया था समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटने के लिए। ये 3 कैटेगरी की बात करेंगे तो पहले नंबर पे मुस्लिम हो जाएंगे, अब फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, तो मुस्लिम के बाद सिख हो जाएंगे, अब फिर मतलब एक सामान्य लोगों, सामान्य जनसंख्या में कौन कौन आते थे, तो सिख को छोड़कर, ठीक है, ये सारे के सारे सामान्य जनसंख्या में आते थे। मतलब हिंदू की बात करेंगे तो किस में आ जाएंगे, सामान्य में आएंगे। ठीक है,
प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाता था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाता था। आप बोलोगे सर ये नहीं समझे, तो ध्यान में रखो, प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में, प्रांतीय असेंबली क्या था, तो 11 को जो प्रांतीय असेंबली जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही से मतलब ये चुने जाते थे। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये लोग कैसे आते हैं, ठीक है, तो 1945 और 1946 में क्या होता है, प्रांतों का चुनाव होता है। तो प्रांतों का चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जीत कर जाएंगे प्रांतों में, विधानसभा में जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए बिहार में भी चुनाव हो रहा है या फिर हुआ है या फिर इन फ्यूचर होगी, तो बहुत सारे लोगों का वोट करोगे, बहुत सारे लोग बिहार विधानसभा में जाएंगे। तो बिहार विधानसभा में मान लीजिए 200 लोग पहुंच गए, अब वहां पे मतलब किसी मुद्दे को लेकर एक अलग से लोगों को चुनना है, तो ये 200 लोग अपने में से कुछ लोगों के, ठीक है, चुनकर कहीं बाहर भेजेंगे, ठीक है। उसी तरीके से उस समय जो विधानसभा में जो सदस्यों की जो संख्या थी, तो उनमें से कुछ लोगों को मतलब क्या भेजा गया, कहाँ भेजा गया, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे व्यस्त मताधिकार के विधानसभा के सदस्यों को चुनाव नहीं हुआ था, मतलब संविधान सभा में जो लोग जो गए थे उनको जनता ने वोट नहीं किया था। जनता ने वोट किसको किया था, तो विधानसभा के सदस्यों में, विधानसभा में जाने के लिए जनता ने वोट किया था। और जब विधानसभा का जब चुनाव जब संपन्न हुआ, तब विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया, अपने में से मतलब क्या किया, अपने में से लोगों को चुनकर संविधान सभा में भेजा। तो यहाँ पे जो संविधान सभा में लोग जो गए 2 बार चुना गए। कैसे 2 बार चुना गए, तो पहला तो चुनाव उनको विधानसभा में जाने के लिए हुआ, और दूसरा बार उनका चुनाव कब हुआ, जैसे पहला तो चुनाव विधानसभा में जाने के लिए हुआ, फिर जब वो विधानसभा में पहुंच गए तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनको फिर, तो इस तरीके से 2 बार उनका क्या हो गया, चुनाव हो गया, ठीक है। तो एक तरह से और भी एक सशक्त हो गया, मतलब 2 बार एक तरह से चुनाव हुआ ना, तो डबल फिल्टर हो गया ना, तो ये और अच्छी बात ही हुई, ठीक है। लेकिन व्यस्त मताधिकार के आधार पे संविधान सभा में सदस्यों को नहीं भेजा गया था, ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था, ठीक है। जो देशी रियासत जो थे, पता है ना देशी रियासत कितने थे, देशी रियासत, तो आपने देखा होगा देशी 93 थे। 93 सीटें देशी रियासत को दी 93। गई थी। तो देशी रियासत के देशी रियासत के प्रतिनिधि, हाँ एक ही बार बोलना है, ठीक है। तो देशी रियासत के प्रतिनिधि की बात करेंगे, उनका चुनाव कौन करते थे, तो उनका चुनाव ध्यान में रखेंगे जो रियासत के जो प्रमुख जो थे वो उनका चुनाव करते थे, ठीक है। तो यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। अब बोलोगे सर आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित कैसे, तो मैंने बोला विधानसभा से सदस्यों को चुना गया था। तो विधानसभा में ऐसा ही तो कोई उठकर नहीं चला गया, विधानसभा में या फिर प्रांतों में कैसे गए, तो वोट हुआ ना, उसके लिए वोट हुआ, जनता ने वोट करके उनको विधानसभा में भेजा या फिर प्रांतों में भेजा। और फिर विधानसभा में जो लोग जो है उनमें से कुछ लोग चुनकर मतलब क्या है, संविधान सभा में आए, ठीक है। तो डबल फिल्टर हो गया उनको। तो आंशिक रूप से उनका चुनाव जनता के द्वारा भी हुआ और आंशिक रूप से वो नामांकित भी थे। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। इसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर भी किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिले थे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में टोटल कितने सीटें थी, तो 389 टोटल सीट थी ना, इसमें से 296 दिया गया था, प्रांतों को दिया गया था। 296 में से 292 सीट की बात करेंगे प्रांतों से, 4 सीट कमिश्नरी से था ना। इसमें से भी हाँ। आप देखोगे तो इसमें से भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बटा हुआ था। तो कांग्रेस को 208 सीटें दिया गया था और मुस्लिम लीग को कितना सीटें थे, 73 सीटें दिया गया था, ठीक है। और जो स्वतंत्र सदस्य जो थे उनको 15 सीटें इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 292 या फिर 96 सीटों में बात तो बन पाई, लेकिन देशी रियासत के सदस्यों को जो 93 सीटें जो दी गई थी वो कभी नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने की मांग की। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करेंगे संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो आप क्या बताओगे, नहीं हुआ था। तथापि इनमें प्रत्येक समुदाय, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है, भारतीय ईसाई,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। मतलब सारे जाति, सारे धर्म से लोग थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी, महात्मा गांधी नहीं थे। महिलाओं को भी संख्या थी। आप पूछोगे, बताओगे आपसे कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाओं को संविधान सभा में चुना गया था। कितनी महिलाओं को चुना गया था? तब 15 महिलाओं को चुना गया था। ठीक है, आप देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार से शुरू होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कितने तारीख को पहली बैठक हुई संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, और इस बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया? स्वागत किया, फिर बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, बहिष्कार करने का कारण क्या था? सो अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दे रहा था। ठीक है, इसीलिए बैठक में काफी लोग आने चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग पूरी तरीके से अलग रही और बैठक में केवल 211 सदस्यों ने मतलब क्या किया? पार्टिसिपेट किया। आप बोलोगे सर मतलब इस सभा में जो लोग जो आए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनेगा। तो इस सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, ठीक है, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से ही थे। इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आप बोलोगे इसके लिए कौन से प्रक्रिया को चुना, इसके लिए कौन से प्रक्रिया को अपनाया गया? तो फ्रांस में ये व्यवस्था है, तो सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो होते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इसीलिए 211 सदस्यों में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इनको सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, जो कि क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 9 तारीख को पहली बैठक हुई है। दूसरा बैठक की बात करेंगे तो ठीक 2 दिन बाद होती है और 11 तारीख को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर के बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर को होता है। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 11 तारीख को। ठीक है, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दो सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गए? तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप देखेंगे तो 9 तारीख को पहली बैठक हुई जिसमें अस्थायी सदस्य को चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। 11 तारीख को दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। और 13 तारीख की जब बैठक होती है तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रेजुलेशन कहते हैं। हमारा प्रस्तावना को देखोगे तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव ही मतलब क्या है? प्रस्तावना है। आप बोलोगे सर उद्देश्य प्रस्ताव क्या? तो मान लीजिए संविधान सभा बन रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ठीक है, एक सिलेबस को खत्म करना है, रिवीजन करवाना ताकि आप 71 बीपीएससी के लिए अच्छे से बैठ पाए। उसी तरीके से संविधान को भी प्रस्तुत करने का, संविधान को भी मतलब बनाने का एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? पेश किया। इनमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, स्वतंत्र भी है, संप्रभु है। हो सकता है कोई कुछ देश स्वतंत्र हो लेकिन वो संप्रभु नहीं हो सकते। जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान स्वतंत्र है, लेकिन क्या पाकिस्तान संप्रभु है? ठीक है, तो नहीं, कुछ मायनों में पाकिस्तान संप्रभु नहीं है क्योंकि वो अपने सारे फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अगर कोई देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी, ठीक है, विदेशी हस्तक्षेप के अधीन अगर किसी प्रकार से है तो वो देश स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब संप्रभु नहीं माना जाएगा। घोषित करती है अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पहला घोषणा था। दूसरा क्या था? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बढ़ के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, मतलब कहा गया से देखिए ब्रिटिश भारत में शामिल जितने भी क्षेत्र है, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे सबके सब भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या कही गई? उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाएगा तथा इसके उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों के पास प्राप्त होगी। मतलब जो शक्तियां राज्यों को भी दी जाएगी, लेकिन वैसे शक्तियां राज्यों को नहीं दी जाएगी जो शक्तियां संघ के तहत निहित हो गया। बोलोगे सर वैसी शक्तियां कौन? तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता तो भाई साहब हम अपना सेना रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेना संघ के अधीन का विषय है। ठीक है, तो उसको राज्य के नहीं पास रह सकता, बाकी सारी चीजें राज्य के पास भी होगी और केंद्र के पास भी होगी। अपने अपने सबके तरीके होंगे, विधानसभा, लोकसभा,
केंद्र और राज्य के बीच में बटा हुआ है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट की बात करेंगे या फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये सब अपना अपना स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो है जो केवल केंद्र के अधीन है, वो चीजें राज्यों को प्राप्त नहीं होगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां में प्राधिकार अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, ठीक है। मतलब सरकार या फिर सरकार के अंग सभी का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। मतलब तो डेमोक्रेटिक होगा तो सरकार को या फिर पावर कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगी? जनता से ही तो मिलेगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो कुछ शक्तियां के बारे में बात की गई। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों को लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश की न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उनका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उनके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और भी थी, और जो प्रस्ताव जो लिखा गया उसको लिखा, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। इसके इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप संविधान का प्रस्ताव बनाया। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया उसी का ही मतलब रेजुलेशन, सर उसी का मतलब 22 परिवर्तित रूप, जनवरी उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप जो है सबको संविधान के प्रस्तावना के तौर। सर प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को हम्म, स्वीकार किया जाएगा। बताइए ये तारीख गलत है ना ये? हाँ, यस ये सर, तारीख गलत है। 22 जनवरी 1947 वहाँ पे होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को 1946 को। ऐसी बात है 13 दिसंबर 1946 को अगर प्रस्तुत करेंगे तो उससे पहले कैसे स्वीकार कर लेंगे? एक साल पहले, ठीक है। तो जनवरी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, दिसंबर है, ठीक है। तो होगा ही नहीं 1947, ये साल गलत दिए हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब स्वतंत्रता अधिनियम आएगा 1947, ठीक है। इसमें क्या होता है, काफी अधिक चेंजिंग देखने को मिलेगी क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन जाएंगे। देशी रियासत भी बहुत अधिक तक क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो संविधान सभा में खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 93 को सीट जो रखा गया था देशी रियासत को, वो भी अब धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। और 3 जून 1947 के भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए, ठीक है। तो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य जो थे वो भी सभा में शामिल हो गए, क्योंकि भारत पाकिस्तान दो नया राष्ट्र बन चुका था। ये घोषणा की बात करेंगे 3 जून 1947 को की गई, जिसको माउंटबेटन प्लान के रूप में जानते हैं। तो भारत के हिस्सा में जो आया, ठीक है, तो वहां के जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे वो भी अब सभा में आना स्वाभाविक था। स्वतंत्रता प्राप्ति अधिनियम 1947 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न प्रकार के परिवर्तन किया। अब क्या क्या परिवर्तन किया, क्योंकि अब पाकिस्तान जो था अलग राष्ट्र बन चुका था, भारत भी एक अलग राष्ट्र है, तो कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। ये चेंजिंग क्या था जरा ध्यान में रखेंगे। तो सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। मतलब संप्रभु निकाय निकाय मतलब वो किसी बाहरी दबाव या फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकती है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा उसे बदलने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 जो प्रस्तुत किया गया था उसे भी सकता था, उसे भी बदला जा सकता था, ठीक है। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, ठीक है। संविधान सभा क्या बन गई, तो संविधान सभा एक विधायिका बन गई। आप बोलोगे सर संविधान सभा एक विधायिका कैसे बन गई? कि विधायिका को आप लोग चाहे तो अंतरिम संसद के तौर पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान संसद, तो संविधान सभा जो था ध्यान में रखिए अंतरिम संसद के तौर पे काम करती थी। अब बोलोगे सर संविधान सभा अंतिम संसद के तौर पे कैसे काम करती थी? क्योंकि आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हेलो।
हाँ अभी सर आ अभी रही आ है रही सर, है। उस आ टाइम रही है। रुक गई थी। लाइट कट जाने पर वाईफाई का इशू हो जाता है। सर मेरे इधर से प्रॉब्लम हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे इधर से दिक्कत है। 10 मैंने बोला संविधान सभा जो थी आपकी अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी, ठीक है। अब बोलोगे सर संविधान सभा अंतिम संसद के तौर पे क्यों काम कर रही थी, तो जाहिर सी बात है देश नहीं आ रही है। फिर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो यस सर। हाँ सर अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक है आवाज यस सर, अब आवाज आ रही है सही से। कंटिन्यू करूं? हाँ, हम्म। तो मैंने बोला संविधान सभा जो थी अंतिम संसद के तौर पे काम कर रही थी। देश तो आजाद हो गया 1947 में, इसको जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देश में चुनाव कब होता है, तो 1951 में और 1952 के आसपास देश में चुनाव होता है। इतने दिन तक देश कैसे चल रहा था, तो जो संविधान सभा के जो मेंबर जो थे वो अंतरिम संसद के तौर पे भी मतलब काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब संविधान सभा के जो मेंबर जो थे वही मतलब क्या थे, अंतरिम संसद भी थे। केवल जब संविधान सभा का जब बैठक जब होता था ना, तो इसका अध्यक्ष जो होते थे बदल जाते थे, और जब वही संविधान सभा जब विधायिका के तौर पे काम करती थी तो फिर उसके अध्यक्ष चेंज हो जाते थे। पर संविधान सभा अगर संविधान सभा के तौर पे अगर काम करे, संविधान निर्माण के काम करने के लिए काम करे, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो जाते थे। वही संविधान सभा जब ध्यान में रखेंगे एक अंतरिम संसद के तौर पे काम करे या फिर विधायिका के तौर पे काम करे, तो इसका अध्यक्ष चेंज होकर जीबी मावलंकर हो जाते थे। समझे इस बात को? बाकी सारे मेंबर वही है, मतलब वही मेंबर संविधान का निर्माण भी कर रहा है और वही मेंबर जो है से देश के अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। केवल बदलता क्या था, तो केवल बदलता था अध्यक्ष। जब संविधान सभा संसद के तौर पे काम करती थी तो उसके अध्यक्ष हो जाते थे मावलंकर साहब, और जब संविधान सभा संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के तौर पे काम करती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहते थे, ठीक है। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों के अलग 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 दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जब बैठक बतौर विधायिका पर होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो जीबी मावलंकर करते थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम करती रही। जब तक संविधान पूरी तरीके से बन नहीं गया तब तक संविधान सभा इसी रूप में काम कर रही थी, ठीक है। दोनों रूप में काम करती रही, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा दोनों रूपों में काम करती रही। आगे जो संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए तो वो आगे भी काम करेंगे, लेकिन संसद के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि अभी भी देश में चुनाव नहीं हुई थी। लेकिन अभी तक संविधान सभा जो काम कर रही थी दोनों रूप में काम कर रही थी, अंतरिम संसद के तौर पर या फिर विधायिका कह लीजिए या फिर संविधान निर्माण करने वाली सभा के तौर पर। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय, ठीक है, 299 पे आ गई। तो शुरू में कितने सीटें थे, 389 सीट थी ना,
और घट के मतलब कितने पे आ गई, 299 सीटें पे आ गई, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है ना, ठीक है, इसलिए सीटों की संख्या कितनी हो गई, 299 हो गई। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई, ठीक है। आप जाके जो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 होती थी, तो कुछ ब्रिटिश प्रांत तो पाकिस्तान में ही जाएंगे ना, तो इसकी संख्या अब 229 हो गई। और देशी रियासत की संख्या जो 93 हुआ करती थी, वो भी घटकर अब कितनी हो गई, तो 93 से घटकर मतलब कितनी हो गई, तो आपकी 70 हो गई, ठीक है। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका में दिखाया गया, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और भी संविधान सभा कौन कौन सा कार्य करती थी, तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने और भी बहुत सारे काम किए। कौन कौन सा काम किए, तो इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। अगर पूछा जाएगा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। एक और भी बहुत सारी की, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो क्या है, तो तिरंगा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, और यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय, ठीक है, RRR, ठीक है, ध्यान में रखें, RRR, RRR, ठीक है। तो तीनों चीजों को कब मतलब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया, 1950 को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को बनाया गया, जो कि मतलब देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत को भी बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया राष्ट्रीय गीत, जो कि हमारे कौन है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय 1950 को अपनाया गया, जो कि कौन है, जन गण मन है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो कि हमारा क्या, तिरंगा है, ठीक है। अब संविधान बनने में कितने समय लगे, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 वर्ष कह लीजिए, ठीक है। कितने बैठकें हुई, तो टोटल इसमें 11 बैठकें होती है, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल कितने बैठकें होती है, तो संविधान सभा में कुछ 11 बैठकें होती है। और कितने देशों का संविधान निर्माता जो थे, कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो टोटल 60 देशों के संविधान के इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। कितने देश, तो 60 देशों के संविधान का क्या किया गया, इस दौरान उनके द्वारा अध्ययन किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने देश का, तो 60 देशों के अध्ययन किया गया संविधान का, ठीक है। अब बात करें कितने दिनों तक इस पे बहस हुई, तो 114 दिनों तक इनके प्रारूप पर या फिर इनको अवलोकन किया गया, इनके ऊपर विचार कितने दिनों तक हुई, ध्यान रखेंगे, तो 114 दिनों पे, ठीक है। 114 दिनों तक। आप बोलेंगे संविधान सभा को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, तो ध्यान में रखेंगे तो टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। हालांकि पूरा 64 लाख नहीं है, थोड़ा सा इसमें कम है, तो ध्यान में रखना है, टोटल 64 लाख रुपए क्या होता है, इस पे खर्च होता है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और 63,99,000 कुछ रुपया खर्च होता है, ठीक है। 64 लाख आपको ध्यान में रखिए, ठीक है, कुछ कम था इसमें। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है। संविधान सभा को जिस दिन अंतिम बैठक होती है, उसी दिन राष्ट्रपति को, ठीक है, चुना भी जाता है, ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया। तो संविधान सभा भारत की अंतिम संसद के रूप में कब काम करना शुरू की, तो जिस दिन पहली बैठक हुई और जब तक नया चुनाव न हो गया देश में, 51-52 में चुनाव नहीं हो गया, तब तक देश की अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा कार्य कर रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया संविधान सभा संविधान बनाने वाली संस्था भी थी और साथ में अंतरिम संसद के तौर पर भी काम कर रही थी, ठीक है। क्योंकि देश में चुनाव 51-52 में जाके चुनाव होता है, तो काफी दिनों तक, लगभग 46 से लेकर 51-52 तक देश में अंतिम संसद के तौर पे भी संविधान सभा ने काम किया। बस यही था, जब संविधान सभा के तौर पे काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे इसके अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा जब संसद के तौर पे काम करती थी, अंतिम संसद के, आणि विधायक राजेंद्र प्रसाद, संसद के तौर पे काम करती थी राजेंद्र प्रसाद होगा, जीवी मालवंकर सर, जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो हमारी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोगों तक, दोबारा आप लोग रिपीट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी संविधान सभा की जो समिति जो थी, कल इसको पढ़ेंगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, क्योंकि आज हमको पॉडकास्ट लेना है। कुछ क्वेश्चन पूछ ले। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई, बताइए। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। इस संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी,
जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। बट एमएन रॉय ना संविधान सभा शब्द नहीं पूछा हो, ठीक है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले एमएन रॉय के द्वारा की गई थी, ठीक है। ध्यान रखें। एमएन रॉय भाई कांग्रेस ने वो तो ऑफिशियल थी ना, ध्यान अनऑफिशियल रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले ही अब कर बिल्कुल दी थी। ऑफिशियल ही थी। हाँ, उस संविधान सभा की किया था, लेकिन हमको ऑफिशियल तौर पे ही बात करना है, ठीक है। एमएन रॉय करके रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन में, ठीक है। बताइए आप हमें, क्या संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे हुआ था? एमएन रॉय, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पे इनका चुनाव हुआ नहीं हुआ था, ठीक है। नहीं हुआ था। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने संविधान सभा की घोषणा कब की? 1938 में। 1938 में सर। 1938। 1938 में, ठीक है। ठीक है। संविधान सभा के समय 3 समुदायों में बांटा गया था। तो कौन कौन से 3 समुदाय? मुस्लिम, सिख और मुस्लिम, सिख और अन्य। में कौन लोग शामिल थे? ठीक है। याद करने के लिए कौन से 4 कमिश्नरी थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। हाँ। और ब्रिटिश तो था ना। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। मारवाड़ भी तो था सर। ठीक है। बाकी जो 296 सीटें, 292 सीटें ब्रिटिश को दी गई थे। नहीं, मारवाड़ नहीं है। कमिश्नरी ये 4 ही था। मारवाड़ वगैरह तो देसी रियासत में आ जाएंगे, प्रिंसली एसेट थे ये सब, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल के क्लास में संविधान सभा की समिति को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे।